नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जब हम सुनते हैं कि कोई जानवर एंडेंजर्ड है, तो ये फैसला आखिर लेता कौन है और उसके बाद होता क्या है? आज हम इसी पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से लेके जमीनी स्तर तक पूरी दुनिया हमारे वन्य जीवों को बचाने में लगी है। ये नाम हम सबने सुने ही हैं, है ना? वनरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। असल में ये किसी भी प्रजाति की सेहत का एक ग्लोबल स्कोर कार्ड है। पर ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये एक अलार्म की तरह है, एक चेतावनी कि अब हमें तुरंत कुछ करने की जरूरत है। तो सवाल वही है, ये लिस्ट बनाता कौन है? और इससे भी जरूरी बात, इस लिस्ट के बनने के बाद होता क्या है? आखिर एक्शन क्या लिया जाता है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे ग्लोबल स्कोर कार्ड की, फिर देखेंगे कि खास जगहों को कैसे बचाया जाता है। इसके बाद भारत के अपने वाइल्ड लाइफ प्लेबुक पर नजर डालेंगे, बड़ी बिल्लियों की वापसी की कहानी सुनेंगे और आखिर में कुछ और प्रजातियों की सफलता और संघर्ष को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ग्लोबल कॉन्जर्वेशन स्कोर कार्ड। यानी वो कौन सी संस्था है जो दुनिया भर में कॉन्जर्वेशन के स्टैंडर्ड तय करती है। तो ये संस्था है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसे प्रकृति का ग्लोबल डॉक्टर भी कहा जा सकता है। 1948 में बनी ये संस्था दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है और अच्छी बात यह है कि भारत भी इसके 1400 से ज़्यादा मेंबर्स में से एक है। इसका सीधा सा काम है दुनिया भर की प्रजातियों की सेहत पर नज़र रखना और हमें बताना कि किसे और कहाँ मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अब IUCN के पास ना दो बहुत पावरफुल टूल्स हैं। एक तो है रेड लिस्ट, जो 1964 से हमें बता रही है कि कौन सी प्रजाति खतरे में है। लेकिन 2021 में एक बिल्कुल नई चीज आई, ग्रीन स्टेटस। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि ये मापता है कि हमारी कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं। मतलब ये हमें दिखाता है कि कौन से कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स काम कर रहे हैं। तो एक तरह से ये खतरे के साथ साथ उम्मीद की भी बात करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारा एशियाई शेर। इसका ग्रीन स्टेटस है लार्जली डिप्लीटेड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक वक्त में ये जितने बड़े इलाके में पाया जाता था, अब उसके मुकाबले एक बहुत छोटे से हिस्से में सिमट गया है। तो ये एक तरफ तो हमें याद दिलाता है कि सफ़र अभी बहुत लंबा है, लेकिन साथ ही ये कंजर्वेशन के लिए एक रोड मैप भी देता है कि आगे करना क्या है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कीमती जगहों की सुरक्षा। सीधी सी बात है, किसी प्रजाति को बचाने का मतलब है उसके घर को, उसके हैबिटेट को बचाना। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन सा ग्लोबल नेटवर्क काम कर रहा है। तो देखिए, 1971 में दुनिया को एहसास हुआ कि हमारी वेटलैंड्स यानी जो आर्द्र भूमियां हैं वो कितनी ज़रूरी हैं, और तब आया रामसर कन्वेंशन। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ इन जगहों को बचाने की बात नहीं करता, बल्कि इनके वाइज यूज़ या बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर जोर देता है। मतलब हम इन जगहों से मिलने वाले फायदों का इस्तेमाल तो करें, लेकिन इस तरह कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बची रहें। और इस मामले में भारत का रोल काफी बड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा यानी 96 रामसर साइट्स हमारे भारत में हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि भारत इन वाइटल इकोसिस्टम्स को बचाने के लिए कितना कमिटेड है। और ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, राजस्थान के खिचन वेटलैंड से लेकर बिहार की गोगाबिल झील तक। हाल ही में ये दोनों भी इस लिस्ट में जुड़े हैं। ये जगहें सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, ये लाखों प्रवासी पक्षियों और वहाँ के स्थानीय जीवन के लिए एक लाइफलाइन की तरह हैं। लेकिन बात सिर्फ वेटलैंड्स तक ही सीमित नहीं है। यूनेस्को के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, वो एक कदम और आगे जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ जानवरों या पौधों को बचाना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना है। और ये इस बात को भी मानते हैं कि इंसान भी उसी इकोसिस्टम का एक अटूट हिस्सा है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे और बहुत ज़रूरी हिस्से पर, भारत की अपनी वाइल्ड लाइफ प्लेबुक। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े ग्लोबल गोल्स हैं, इनको भारत अपनी ज़मीन पर लागू कैसे करता है? कानून कैसे काम करता है? तो भारत ने क्या किया? उसने IUCN की ग्लोबल रेड लिस्ट को एक तरह से डोमेस्टिकेट किया है। एक नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप बनाया गया है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक भारत की करीब 11,000 प्रजातियों का असेसमेंट करना। सोचिए, ये कितना बड़ा मिशन है, एक तरह से हर प्रजाति का हेल्थ कार्ड बनाना, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से कुदरती खजाने खतरे में हैं। और इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने के लिए हमारे पास है एक मजबूत कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कानून भारत के कंजर्वेशन लॉ की रीढ़ की हड्डी है। इसमें अलग अलग शेड्यूल्स हैं, जैसे शेड्यूल 1, इसमें बाघ, हाथी जैसे जानवरों को हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन दी गई है।
मतलब इनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना एक बहुत गंभीर अपराध। चलिए अब बात करते हैं भारत के कुछ सबसे हाई प्रोफाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की, यानी बड़ी बिल्लियों की वापसी। सबसे पहले बात प्रोजेक्ट लायन की, जिसका हीरो है हमारा एशियाटिक लायन। ये अब सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। और हाँ, ये अपने अफ्रीकन कजिन से थोड़ा अलग होता है। इसकी गर्दन पर जो बाल होते हैं यानी मेन, वो थोड़े कम घने होते हैं, जिससे कान साफ दिखते हैं। और इसके पेट पर एक खास स्किन फोल्ड होता है जो इसकी एक अलग पहचान है। और फिर आता है प्रोजेक्ट चीता। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये एक सपने को सच करने जैसा है। देखिए, एशियाटिक चीता तो 1952 में ही भारत से विलुप्त हो गया था। अब इतने दशकों बाद अफ्रीकन चीता को लाकर उसकी ऐतिहासिक जमीन पर फिर से बसाने की कोशिश हो रही है। ये प्रकृति के संतुलन को फिर से साधने का एक बहुत ही एम्बिशियस, एक ऐतिहासिक प्रयास है। और भारत की लीडरशिप सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। 2023 में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया और लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA। ये एक ग्लोबल गठबंधन है जो दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड से लेकर जैगुआर और प्यूमा तक शामिल हैं, उन सभी को बचाने के लिए मिलकर काम करेगा। और अब हमारे आखिरी हिस्से में एक नज़र डालते हैं कुछ और प्रजातियों पर, जिनकी कहानियां हमें सफलता और संघर्ष दोनों दिखाती हैं। पहले बात करते हैं एशियाई हाथी की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के 60% वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स भारत में रहते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वैश्विक जिम्मेदारी है। इन शानदार जीवों का भविष्य काफ़ी हद तक भारत के कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स पर टिका है। अब एक इनक्रेडिबल कमबैक स्टोरी। 1975 में घड़ियाल विलुप्त होने की कगार पर थे, बिल्कुल खत्म होने वाले थे। लेकिन फिर एक कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आज का नतीजा, आज दुनिया की 80% वाइल्ड घड़ियाल पॉपुलेशन भारत की नदियों में है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और आखिर में बात करते हैं रिवर डॉल्फिन की। ये एक कमाल का जीव है जो फंक्शनली ब्लाइंड होता है, मतलब देखने के लिए आंखों का नहीं बल्कि एकोलोकेशन यानी आवाज का इस्तेमाल करता है। इसे टाइगर ऑफ द गैंजेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी नदी का एपेक्स प्रेडेटर है। इसकी मौजूदगी ये बताती है कि नदी का पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है। अगर ये सुरक्षित है तो समझिए कि पूरी नदी जिंदा है। तो हमने देखा कि कैसे कंजर्वेशन एक इंटरकनेक्टेड चेन की तरह है, जो एक ग्लोबल लिस्ट से शुरू होती है और हमारे देश की किसी स्थानीय नदी तक पहुंचती है। इस चेन की हर कड़ी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इस चेन को और मजबूत करने में हम सबकी, यानी समाज की और एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।